एक पल के लिए सोचिए उस बच्चे के बारे में जो गलती से कानून के रास्ते पर आ गया है। हमारी न्याय प्रणाली को उसे सजा नहीं बल्कि सुधरने का एक मौका देना चाहिए, है ना? पर क्या सच में ऐसा हो पा रहा है? हाल ही में आई एक रिपोर्ट कुछ बहुत ही चौंकाने वाली बातें सामने लाती है। तो चलिए देखते हैं कि भारत की किशोर न्याय प्रणाली अपने इस वादे को निभाने में कितनी खरी उतर रही है। तो इस सिस्टम की सबसे पहली और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? वो है इंतजार। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट बताती है कि हमारी किशोर न्याय प्रणाली वक्त के साथ एक ऐसी दौड़ लगा रही है जिसमें वो लगातार पिछड़ती जा रही है। देखते हैं कैसे। ये सवाल सिर्फ आंकड़ों का नहीं है, ये उन अनगिनत बच्चों के भविष्य का सवाल है जिन्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो क्या हम सच में उन्हें निराश कर रहे हैं? ये सवाल ही इस पूरी पड़ताल की जड़ है। 55%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि अक्टूबर 2023 तक किशोर न्याय बोर्ड के पास आए हर 2 में से 1 से ज्यादा केस बस पेंडिंग था, फैसला आने का इंतजार कर रहा था। सोचिए, हजारों बच्चों का भविष्य बस अधर में लटका हुआ है। और देखिए, ये समस्या हर राज्य में एक जैसी बिल्कुल नहीं है। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ ओडिशा है जहां 83% मामले अटके हुए हैं, और दूसरी तरफ कर्नाटक जहां ये आंकड़ा 35% है। ये दिखाता है कि कुछ राज्य इस चुनौती से निपटने में बाकियों से कितना ज्यादा पीछे रह गए हैं। लेकिन ये जो पेंडिंग केस हैं, ये तो बस समस्या का वो हिस्सा है जो ऊपर ऊपर से दिखाई दे रहा है। असली दिक्कतें तो इस सिस्टम की बुनियाद में जो दरारें हैं उनमें छिपी हैं। चलिए इन दरारों को जरा और करीब से देखते हैं। ये वाकई हैरान करने वाली बात है कि देश के करीब 1/4 किशोर न्याय बोर्ड्स का गठन ही अधूरा है। जी हां, ये वही बोर्ड हैं जिन्हें बच्चों के भविष्य पर फैसला लेना है। अब जब नींव ही कमजोर होगी तो इमारत भला कैसे टिकेगी? और परेशानियां यहीं पर खत्म नहीं होती। सोचिए, 30% बोर्ड्स में बच्चों को मुफ्त कानूनी सलाह देने के लिए कोई क्लिनिक ही नहीं है। जानकारी मांगने पर ठीक से जवाब नहीं दिया जाता। अलग अलग सरकारी एजेंसियां आपस में ठीक से बात तक नहीं करती, और इस सब पर नजर रखने का कोई ठोस सिस्टम भी नहीं है। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो खुद ही अंधेरे में काम कर रहा है। इन सभी समस्याओं के बीच ये याद करना बहुत जरूरी है कि आखिर इस कानून का असल मकसद क्या था। इसे किस सपने के साथ बनाया गया था? कागज पर यह सिस्टम कैसा दिखना चाहिए था? देखिए, 2015 का ये कानून अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम था। इसका साफ कहना था कि हम इन बच्चों को अपराधी की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि ऐसे बच्चों की तरह देखेंगे जिन्हें मदद और सही रास्ते की जरूरत है। इसका मूल मंत्र था सजा नहीं, सुधार। और इस सपने को सच करने के लिए 3 मजबूत पिलर बनाए गए थे। पहला, हर जिले में बच्चों के मामलों के लिए किशोर न्याय बोर्ड। दूसरा, गोद लेने की प्रक्रिया को सही और पारदर्शी बनाने के लिए कारा। और तीसरा, बच्चों की सुरक्षा के लिए सभी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करना। तो हमने अब तक समस्याएं देख लीं और कानून का नेक इरादा भी समझ लिया। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, इसे ठीक कैसे किया जाए? अच्छी बात यह है कि रिपोर्ट में सिर्फ समस्याएं नहीं बल्कि आगे का रास्ता भी सुझाया गया है। सुधार के लिए एक 3 सूत्रीय तरीका सुझाया गया है। पहला, संस्थागत ढांचे को मजबूत बनाया जाए। दूसरा, बच्चों को समाज की मुख्य धारा में वापस लाने यानी उनके पुनर्वास पर फोकस किया जाए। और तीसरा, पूरे सिस्टम में पारदर्शिता लाई जाए। तो असल में करना क्या होगा? बोर्ड में जो भी पद खाली हैं उन्हें फौरन भरना होगा। ये पक्का करना होगा कि हर बोर्ड के साथ एक लीगल क्लिनिक हो ताकि हर बच्चे को कानूनी मदद मिल सके। बच्चों को सिर्फ छत नहीं बल्कि हुनर सिखाने और मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल की भी जरूरत है। और सबसे जरूरी, एक ऐसा पब्लिक डेटा पोर्टल बनाना होगा जिससे कोई भी देख सके कि सिस्टम में आखिर चल क्या रहा है। आखिर में ये पूरी कहानी एक ही जगह आकर रुक जाती है, एक बहुत खूबसूरत इरादा और उसकी एक बहुत कड़वी हकीकत के बीच का फासला। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के ये शब्द पूरी कहानी को एक लाइन में कह देते हैं। कानून तो बहुत अच्छे इरादे से बनाया गया था, लेकिन सिस्टम की अपनी खामियां ही उसे ठीक से काम नहीं करने दे रही हैं। ये सिर्फ एक कमी नहीं है, ये एक वादा है जो टूट रहा है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल आपके लिए। रिपोर्ट के मुताबिक किशोर न्याय अधिनियम का जो डिसेंट्रलाइज्ड ढांचा है, उसे कौन सी चीज सबसे ज्यादा कमजोर करती है? क्या यह अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग की कमी है, या सरकारी एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी, स्थानीय लोगों का विरोध, या फिर पुराने कानूनी नियम? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।
हाल ही में छत्तीसगढ़ के जंगलों से एक ऐसी खबर आई है जो हमें सीधे भोरमदेव अभयारण्य की कहानी तक ले जाती है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि वहां असल में क्या हो रहा है। हुआ ये है कि चिल्फी रेंज में शिकारियों ने 2 बाइसन यानी कि जंगली भैंसों की जान ले ली। अब देखिए, ये सिर्फ 2 जानवरों की मौत की बात नहीं है, ये असल में एक अलार्म है, एक चेतावनी जो उस पूरे इलाके पर मंडरा रहे एक बहुत बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रही है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर भोरमदेव में ऐसा क्या खास है और इस एक घटना से इतना कुछ दांव पर क्यों लग गया है? इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें इस जगह को थोड़ा और करीब से जानना होगा। तो सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि आखिर ये जगह है कहाँ और इसकी इतनी अहमियत क्यों है। तो ये अभयारण्य पड़ता है छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में, पर ये कोई आम जंगल नहीं है। असल में ये सतपुड़ा की जो मशहूर मैकल पर्वत श्रृंखला है उसका एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है और इसका साइज भी कोई छोटा मोटा नहीं है। करीब 352 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये पूरा इलाका। यहाँ की ज़मीन भी बड़ी खास है, चारों तरफ घुमावदार पहाड़ियां हैं, घने जंगल हैं और दिलचस्प बात यह है कि फेन और संकरी जैसी नदियां भी यहीं से निकलती हैं। इसे आधिकारिक तौर पर साल 2001 में एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का दर्जा दिया गया था। लेकिन इस जंगल की कहानी सिर्फ इसके पहाड़ों और नदियों तक ही सीमित नहीं है। इसकी एक बहुत गहरी, एक ऐतिहासिक पहचान भी है जो इसे सबसे अलग बनाती है। इस अभयारण्य को अपना नाम मिला है सदियों पुराने भोरमदेव मंदिर से। जरा सोचिए, इस मंदिर को 7वीं से 11वीं शताब्दी के बीच नागवंशी राजाओं ने बनवाया था और ये आज भी इस जंगल के दिल में पूरी शान से खड़ा है। इसकी जो नक्काशी है, जो बनावट है, वो इतनी शानदार है कि इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहते हैं। मतलब इसे देखकर आपको मध्य प्रदेश के वर्ल्ड फेमस खजुराहो मंदिरों की याद आ जाएगी। और हाँ, ये इलाका सिर्फ पेड़ पौधों और जानवरों का ही घर नहीं है। बैगा, गोंड और कंवर जैसी आदिवासी समुदाय सदियों से इन जंगलों के साथ तालमेल बिठाकर रहते आए हैं। तो इतिहास और संस्कृति की बात हो गई, अब बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए ये अभयारण्य सबसे ज्यादा जाना जाता है, यानी यहाँ का अद्भुत जीवन। यहाँ आपको नम और सूखे दोनों तरह के पर्णपाती जंगल मिलेंगे, जिनमें साल और साज जैसे ऊंचे ऊंचे पेड़ों से लेकर तेंदू और नीलगिरी तक हरियाली की भरमार है। और यही पेड़ तो इस पूरे इकोसिस्टम की जान है। और इन्हीं घने जंगलों के बीच आजादी से घूमते हैं बाघ, तेंदुए, स्लॉथ बेयर और कई तरह के हिरण। और हाँ, वो बाइसन भी, जिनकी बात हमने शुरू में की थी, वो भी इसी शानदार वाइल्ड लाइफ का एक अहम हिस्सा है। यहाँ पक्षियों की तो अनगिनत प्रजातियां हैं। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर देखते हैं, क्योंकि भोरमदेव की असली अहमियत यहीं छिपी हुई है। देखिए, भोरमदेव सिर्फ एक सैंक्चुरी नहीं है, बल्कि ये एक बेहद जरूरी पुल की तरह काम करता है। ये कान्हा अचानकमार कॉरिडोर का हिस्सा है जो मध्य प्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क को छत्तीसगढ़ के अचानकमार अभयारण्य से जोड़ता है। इसे आसान भाषा में समझें तो ये जानवरों के लिए एक हाईवे जैसा है, जिससे वो एक जंगल से दूसरे जंगल तक सुरक्षित आ जा सकते हैं। और ये आवाजाही उनकी आबादी को स्वस्थ रखने और जेनेटिक डाइवर्सिटी बनाए रखने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। इसलिए भोरमदेव पर आया कोई भी खतरा सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहता। और बस यहीं आकर वो बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि जब शिकार जैसी गतिविधियां बढ़ रही हैं, तो हम अपनी प्रकृति और अपनी इस विरासत के इन अनमोल गलियारों को आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे महफूज रख पाएंगे। खैर, जाने से पहले एक छोटा सा सवाल आपके लिए। भोरमदेव मंदिर को किस मशहूर उपनाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए. छत्तीसगढ़ का ताज, बी. छत्तीसगढ़ का खजुराहो या सी. मैकल पहाड़ियों का रत्न। अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। सोचिए, भारत की विशाल समुद्र तट पर एक हाई स्टेक्स सिक्योरिटी गेम चल रहा है। यहाँ हर एक हरकत पर पैनी नजर है और हर रणनीति को परखा जा रहा है। ये कोई मामूली अभ्यास नहीं है, बल्कि देश की कोस्टल सिक्योरिटी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। चलिए समझते हैं इस दिलचस्प ऑपरेशन को। तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक रूटीन ड्रिल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही इंटेंस असल दुनिया जैसा सिमुलेशन है।
यहाँ पर बनाए गए सिनेरियो के आधार पर असली दांव लगे होते हैं, जहाँ हर एक फैसले का असर देश की सुरक्षा पर पड़ता है। तो ये सिमुलेशन आखिर काम कैसे करता है? जरा सोचिए कि सुरक्षा बलों को 2 टीमों में बांट दिया गया है जो एक दूसरे के आमने सामने हैं। ये बिल्कुल एक असली सिक्योरिटी गेम जैसा लगता है, लेकिन इसके जो नतीजे होते हैं वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। यहाँ पर 2 टीमें हैं। एक तरफ है रेड टीम, जो हमलावरों या घुसपैठियों का रोल प्ले करती है और हमारी सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश करती है। और दूसरी तरफ है ब्लू टीम, जिसमें हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां होती हैं, जिनका मकसद इन हमलावरों को रोकना है। और इसी मुकाबले से ये पता चलता है कि हमारी एजेंसियां कितनी तेजी से और कितने अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ काम करती हैं। इस थ्रिलिंग सिक्योरिटी गेम का एक ऑफिशियल नाम भी है, सागर कवच। तो सवाल ये है कि आखिर ये सागर कवच है क्या और इसका असली मकसद क्या है? आइए इसे समझते हैं। सागर कवच, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, एक बहुत बड़ा कोस्टल सिक्योरिटी अभ्यास है। इसका मेन मकसद एसिमेट्रिक थ्रेट्स, मतलब ऐसे खतरे जो अचानक से आते हैं, गैर पारंपरिक तरीकों से, उनके खिलाफ हमारी रक्षा तैयारियों को परखना और उन्हें और बेहतर बनाना है। मतलब इसका काम सिर्फ ये देखना नहीं है कि हम कितने तैयार हैं, बल्कि अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें दूर करना भी है। और हाँ, ये कोई साल में एक बार होने वाला इवेंट नहीं है। सागर कवच साल में 2 बार होता है। ये एक बायएन्युअल एक्सरसाइज है और इसका रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी कोस्टल सिक्योरिटी हमेशा अलर्ट रहे और किसी भी चुनौती के लिए तैयार रहे। जैसे इसका एक ताज़ा उदाहरण देखें तो हाल ही में सागर कवच 02/25 अभ्यास महाराष्ट्र और गोवा के समुद्र तट पर सक्सेसफुली पूरा किया गया। ये दिखाता है कि ये पहल लगातार चलती रहती है। सागर कवच की सबसे खास बात यह है कि ये किसी एक एजेंसी का काम नहीं है। ये एक बहुत बड़ा टीम एफर्ट है, एक बड़ा सहयोगी ऑपरेशन है जिसमें कई एजेंसियां मिलकर एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाती हैं। इसे लीड करती है इंडियन कोस्ट गार्ड, लेकिन उनके साथ इंडियन नेवी, स्टेट पुलिस, मरीन पुलिस, फिशरीज डिपार्टमेंट और कस्टम्स जैसी कई सेंट्रल और स्टेट एजेंसियां भी शामिल होती हैं। यह इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कोस्टल सिक्योरिटी हम सबके एक साझा जिम्मेदारी है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस अभ्यास के दौरान असल में होता क्या है? ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं जो इसे इतना जरूरी बनाती हैं? इस अभ्यास के दौरान कई चीजें एक साथ होती हैं। सबसे पहले तो निगरानी, मतलब सर्वेलेंस। उसे आसमान से लेकर समंदर तक हर जगह बढ़ा दिया जाता है। समंदर में बोट्स की पेट्रोलिंग तेज कर दी जाती है, कोस्टल इलाकों में गाड़ियों की चेकिंग होती है और सबसे अहम, जो हमारे ज़रूरी इंस्टॉलेशंस हैं, उन पर नकली हमले किए जाते हैं ताकि हमारे रिस्पॉन्स टाइम को टेस्ट किया जा सके। तो इन सब एक्टिविटीज़ का आखिरी मकसद बस एक ही है, जितनी भी एजेंसियां इसमें हिस्सा ले रही हैं, उनकी तैयारियों का जायजा लेना और भारत के मल्टी लेयर्ड कोस्टल सिक्योरिटी नेटवर्क को और भी ज़्यादा मजबूत बनाना। लेकिन ये अभ्यास सिर्फ यूनिफॉर्म पहने फोर्सेस तक ही सीमित नहीं है। कोस्टल सिक्योरिटी में एक बहुत अहम रोल आम नागरिकों का भी है, जिन्हें अक्सर तट पर नजर रखने वाली आंखें कहा जाता है। सागर कवच अभ्यास इस बात पर खास जोर देता है कि कोस्टल सिक्योरिटी में मछुआरा समुदाय की भूमिका कितनी जरूरी है। सच कहें तो वो समंदर के पहले रक्षक हैं। तो मछुआरों को इस सिक्योरिटी सिस्टम का एक एक्टिव हिस्सा बनने के लिए इनकरेज किया जाता है। उनसे अपील की जाती है कि वे तट के पास किसी भी अनजान या संदिग्ध जहाज को देखते ही तुरंत इंडियन कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म करें। उनकी दी हुई एक छोटी सी जानकारी किसी बहुत बड़े खतरे को टाल सकती है। तो कुल मिलाकर ये साफ है कि सागर कवच सिर्फ एक रूटीन ड्रिल से कहीं बढ़कर है। ये भारत की कोस्टल डिफेंस की तैयारी, उसके कोऑर्डिनेशन और उसकी सतर्कता की एक बहुत बड़ी और ज़रूरी परीक्षा है। ये पक्का करता है कि देश समुद्री रास्ते से आने वाले किसी भी खतरे का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहे। तो इस पूरी चर्चा के बाद अब एक सवाल। इस अभ्यास में हमने 2 टीमों की बात की थी, तो वो टीम जो घुसपैठियों का रोल प्ले करती है, उसका नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए द ब्लू टीम, बी द रेड टीम या सी द गोल्ड टीम। अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हाल ही में भारत में एक बहुत बड़ा संवैधानिक टकराव देखने को मिला, जहां देश की सर्वोच्च अदालत और सरकार बिल्कुल आमने सामने आ गईं। और देखिए, ये कोई मामूली कानूनी बहस नहीं थी, ये सीधा सवाल था न्यायपालिका की आज़ादी पर।
तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार अदालतों के कामकाज को कंट्रोल कर सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे लोकतंत्र की जड़ों से जुड़ा है, और सुप्रीम कोर्ट के एक ताज़ा फैसले ने इसी सवाल को देश की सबसे बड़ी बहस का सेंटर बना दिया है। तो चलिए इस पूरी गुत्थी को एक एक करके सुलझाते हैं। अच्छा, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, मतलब प्रॉब्लम की जड़ तक। बात यह है कि भारत की जो रेगुलर अदालतें हैं, उनमें केसों का अंबार लगा हुआ है। अब इसी बोझ को कम करने के लिए और मामलों को जल्दी से निपटाने के लिए कुछ खास बॉडीज बनाई गईं। इन्हीं बॉडीज को कहते हैं ट्रिब्यूनल। संविधान के हिसाब से देखें तो ये क्वाजी जुडिशियल हैं, मतलब अदालत जैसी ही, पर पूरी तरह अदालत भी नहीं। इनका मेन काम क्या है? इनका काम है खास तरह के मामले, जैसे कि टैक्स से जुड़े या सर्विस से जुड़े झगड़े, उन्हें फटाफट और एक्सपर्ट तरीके से सुलझाना। पर दिक्कत ये हुई कि ये सिस्टम भी परफेक्ट नहीं था, बल्कि सालों से भारत की जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो कई सारी मुश्किलों से घिरे हुए थे। जैसे यहाँ भी केसों का ढेर लग गया, जजों और मेंबर्स की सीटें खाली पड़ी रहती थीं, कार्यकाल की कोई सिक्योरिटी नहीं थी, और तो और हर ट्रिब्यूनल के अपने अलग नियम कानून, जिससे कन्फ्यूजन और बढ़ता था। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए सरकार 2021 में एक नया कानून लेकर आई। नाम था ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम। मतलब मकसद तो यही था कि इस बिगड़े हुए सिस्टम को पटरी पर लाया जाए। लेकिन यहाँ एक बड़ा लेकिन था। सुप्रीम कोर्ट को इस कानून में एक बहुत बड़ा खतरा नजर आया। कोर्ट को लगा कि ये कानून तो सरकार को, यानी एग्जीक्यूटिव को, इन ट्रिब्यूनल्स पर जरूरत से ज्यादा कंट्रोल दे रहा है, और ये तो सीधा सीधा जुडिशियल इंडिपेंडेंस यानी न्यायपालिका की आज़ादी पर हमला था। और बस इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बीच में दखल दिया और इस एक्ट के कई जरूरी हिस्सों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी गैर संवैधानिक बताकर खारिज कर दिया। तो चलिए अब जरा डिटेल में देखते हैं कि कोर्ट को किन किन बातों पर और क्यों ऐतराज था। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्यकाल की। एक्ट में कहा गया कि चेयरमैन और मेंबर्स का टर्म सिर्फ 4 साल का होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, इतना छोटा कार्यकाल तो आज़ादी को कमजोर करता है। कोई भी मेंबर बिना किसी डर या दबाव के काम कैसे करेगा? इसलिए कोर्ट ने इसे रद्द किया और कम से कम 5 साल का कार्यकाल बहाल कर दिया। अब आते हैं अपॉइंटमेंट्स पर, और ये मामला तो और भी मजेदार है। कानून में क्या था कि सिलेक्शन कमेटी हर पोस्ट के लिए 2 नाम सरकार को भेजेगी। अब इससे क्या होता? सरकार को अपनी पसंद का आदमी चुनने का मौका मिल जाता। कोर्ट ने कहा कि ये तो सरकार को बहुत ज्यादा पावर देना हुआ और इसे भी रद्द कर दिया। अब नियम ये है कि कमेटी हर पोस्ट के लिए सिर्फ एक ही नाम रेकमेंड करेगी। बात खत्म। फिर आया उम्र का मसला। एक्ट ने अपॉइंटमेंट के लिए मिनिमम एज 50 साल तय कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे आर्बिट्ररी यानी मनमाना कहा। कोर्ट का तर्क सीधा था, इस नियम की वजह से कई होनहार और काबिल युवा वकील और एक्सपर्ट्स तो रेस से ही बाहर हो जाते, तो इसे भी हटा दिया गया। और शायद सबसे जरूरी बात, सरकार ने इस कानून में ठीक वही चीजें डाली थीं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट पहले ही एक ऑर्डिनेंस में गैर संवैधानिक बता चुका था। इस पर कोर्ट ने बहुत सख्त रुख अपनाया और कहा कि पार्लियामेंट इस तरह से कोर्ट के फैसले को पलट नहीं सकती, ये तो सीधे सीधे संविधान की सर्वोच्चता का उल्लंघन है। तो ये तो हो गई कानून की बारीकियां, लेकिन इस पूरे टकराव के दिल में एक बहुत ही बड़ा संवैधानिक सिद्धांत छिपा है। एक ऐसा सिद्धांत जो हमारे लोकतंत्र की नींव है। चलिए अब उसको समझते हैं। इसे एक बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। ज्यादातर केस में एक पार्टी कौन होती है? खुद सरकार। सरकार सबसे बड़ी लिटिगेंट है। अब जरा सोचिए, अगर मैच में एक टीम ही रेफरी को चुने तो क्या वो मैच फेयर हो सकता है? कभी नहीं। बस यही है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी हितों का टकराव, जिसे कोर्ट हर हाल में रोकना चाहता था। और ये मामला सीधा जुड़ता है सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत से। ये सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है कि सरकार के 3 हिस्से हैं, लेजिस्लेचर जो कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो उसे लागू करती है, और जुडिशरी जो न्याय करती है। और ये तीनों एक दूसरे से आज़ाद रहने चाहिए ताकि कोई भी एक हिस्सा बहुत ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए। सुप्रीम कोर्ट का ये पूरा फैसला इसी बैलेंस को बचाने के लिए था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं बताई, बल्कि आगे के लिए एक पक्का और पॉजिटिव सॉल्यूशन भी दिया ताकि ये टकराव बार बार ना हो। कोर्ट ने सरकार को एक नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन बनाने का निर्देश दिया। ये क्या होगा? ये एक पूरी तरह से इंडिपेंडेंट बॉडी होगी जो ट्रिब्यूनल्स के अपॉइंटमेंट से लेकर उनके कामकाज सब पर नजर रखेगी।
इसका मकसद है ऑटोनॉमी, ट्रांसपेरेंसी और यूनिफॉर्मिटी लाना, मतलब सब कुछ साफ सुथरा और एक जैसा हो। तो आखिर में इस सब का मकसद क्या है? मकसद है एक ऐसा ट्रिब्यूनल सिस्टम बनाना जो बिना किसी दबाव के काम करे और लोगों को तेजी से, ईमानदारी से और असरदार तरीके से इंसाफ दे सके, ताकि इन जरूरी संस्थाओं पर लोगों का भरोसा फिर से बन सके। तो इस पूरी बातचीत के बाद अब एक सवाल सबके लिए। सुप्रीम कोर्ट के इस लैंडमार्क फैसले का सबसे बड़ा मकसद किस संवैधानिक सिद्धांत को बचाना था? ऑप्शन है ए, कार्यपालिका की सर्वोच्चता, बी, न्यायिक स्वतंत्रता या सी, संसदीय संप्रभुता। अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। आज बात करते हैं भारत सरकार की एक बहुत ही बड़ी और ऐतिहासिक पहल की। सोचिए, कोई भी सरकार ये कैसे पक्का करती है कि उसकी मदद सबसे दूर दराज, सबसे अलग थलग पड़े समुदायों तक भी पहुंचे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? और भारत इसी चुनौती से निपटने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठा रहा है। हुआ ये है कि केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़े व्यक्तिगत पात्रता सर्वेक्षण का ऐलान किया है। ये सर्वे खास तौर पर सबसे कमजोर जनजातीय समूहों के लिए है, मतलब हर एक घर तक पहुंचने का प्लान है। तो चलिए समझते हैं कि ये है क्या। तो ये जो पहली बार जनजातीय सर्वेक्षण हो रहा है, इसका दायरा कितना बड़ा है? आखिर इसमें होने क्या वाला है? ये कोई छोटा मोटा सर्वे नहीं है। इसका लक्ष्य है करीब करीब 10 लाख घरों तक पहुंचना, और इन घरों में रहते हैं लगभग 48 लाख लोग। सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है ये। और इसका मकसद सिर्फ गिनती करना नहीं है। असल में सरकार ये देखना चाहती है कि उसकी 39 अलग अलग योजनाएं, जो 18 अलग अलग विभागों की हैं, वो जमीनी स्तर पर इन लोगों तक पहुंच भी रही हैं या नहीं। मतलब मनरेगा से लेकर पेंशन और स्कॉलरशिप तक सब कुछ। अब इस सर्वे की अहमियत को पूरी तरह से समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर ये विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, जिन्हें हम शॉर्ट में पीवीटीजीज कहते हैं, ये हैं कौन? देखिए, पीवीटीजीज जो हैं वो अनुसूचित जनजातियों यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर ही एक और कैटेगरी है। इन्हें सबसे ज्यादा कमजोर माना जाता है क्योंकि अक्सर ये दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी मॉडल सुविधाएं बहुत मुश्किल से पहुंच पाती हैं। ये कोई नई कैटेगरी नहीं है, इसका एक पूरा इतिहास है। इसकी शुरुआत हुई थी 1973 में, जब ढेबर आयोग ने आदिम जनजातीय समूह नाम की एक श्रेणी बनाई। फिर 1975 में सरकार ने ऐसे 52 समूहों की पहचान की। 1993 में इसमें 23 और समूह जोड़े गए और फाइनली 2006 में इसका नाम बदलकर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी पीवीटीजीज कर दिया गया। अब सवाल यह है कि किसी भी जनजाति को पीवीटीजी का दर्जा कैसे मिलता है। इसके लिए कुछ खास शर्तें हैं, जैसे वो समाज की मुख्य धारा से कटे हुए हों, उनकी कोई लिखित भाषा ना हो, वो आज भी बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हों, उनकी आबादी या तो घट रही हो या स्थिर हो, और उनमें साक्षरता दर बहुत कम हो। तो पूरे देश में ऐसे कुल 75 पीवीटीजी समूह हैं। ये 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में फैले हुए हैं। अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा पीवीटीजीज कहाँ हैं, तो वो राज्य है ओडिशा, जहां 13 ऐसे समूह हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का नंबर आता है। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि पीवीटीजीज कौन है और ये सर्वे क्यों हो रहा है। अब देखते हैं कि ये सर्वे काम कैसे करेगा, मतलब डेटा इकट्ठा करने से लेकर लोगों को सीधे फायदा पहुंचाने तक का पूरा प्रोसेस क्या है। इसका प्रोसेस काफी सीधा और टेक्नोलॉजी पर आधारित है। पहला कदम, सर्वे करने वाले लोग इन 10 लाख घरों में जाएंगे और जानकारी इकट्ठा करेंगे। दूसरा कदम, ये सारी जानकारी सीधे एक खास मोबाइल ऐप में डाली जाएगी। तीसरा, फिर हर एक व्यक्ति के लिए ये चेक किया जाएगा कि वो 39 सरकारी योजनाओं के लिए पात्र हैं या नहीं। और सबसे जरूरी चौथा कदम, हर सदस्य को एक यूनिवर्सल एंटाइटलमेंट कार्ड दिया जाएगा। और ये इतना बड़ा काम अकेले केंद्र सरकार नहीं करेगी, इसमें राज्य सरकारों का भी पूरा सहयोग रहेगा। हो सकता है कि इस काम के लिए गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओज या फिर पंचायत के अधिकारियों की भी मदद ली जाए, ताकि ये प्रक्रिया सही से पूरी हो सके। अच्छा, एक और जरूरी बात यह है कि इस सर्वे को हमें अकेले में नहीं देखना चाहिए। ये असल में एक बहुत बड़ी रणनीति का हिस्सा है जो जनजातीय कल्याण के लिए बनाई गई है। ये सर्वे सरकार की दूसरी बड़ी पहलों को सपोर्ट करता है, जैसे कि पीएम जनमन, जिसका मकसद है इन जनजातीय समूहों को मुख्यधारा से जोड़ना, या फिर पीएम पीवीटीजी मिशन, जो उन्हें घर,
पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं देकर उनकी सामाजिक आर्थिक हालत सुधारना चाहता है। यहां तक कि जनजातीय गौरव दिवस भी इसी बड़ी सोच का हिस्सा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये एक सर्वे इतना जरूरी क्यों है? इससे क्या बदल जाएगा? इसका असल मकसद क्या है? देखिए, इससे एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। सर्वे से पहले क्या था? हमारे पास सिर्फ अंदाजे वाले आंकड़े थे। कल्याण कार्यक्रम सबके लिए एक जैसे थे और हमें पता ही नहीं था कि मदद कहाँ नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन इस सर्वे के बाद क्या होगा? हमारे पास हर घर का सटीक डेटा होगा, हर व्यक्ति के पास उसका अपना यूनिवर्सल एंटाइटलमेंट कार्ड होगा और सबसे बड़ी बात, हमें ठीक ठीक पता होगा कि कहाँ कमी है और उस पर काम किया जा सकेगा। तो कुल मिलाकर इसका अंतिम लक्ष्य एक ही है, ये पक्का करना कि भारत की विकास की कहानी में देश के सबसे पुराने और सबसे अलग थलग पड़े समुदाय भी बराबर के हिस्सेदार बने। ये उस खाई को भरने की कोशिश है ताकि कोई भी पीछे न रह जाए। चलिए अब एक सवाल। हमने अभी बात की थी ढेबर आयोग की, जिसने पहली बार इन जनजातीय समूहों को वर्गीकृत किया था। तो सवाल यह है कि यह आयोग किस साल में स्थापित हुआ था? आपके ऑप्शन हैं ए 1947, बी 1973, सी 1993 या डी 2006। अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए आज बात करते हैं दवाइयों के भविष्य की। एक ऐसे भविष्य की जहां इलाज वन साइज फिट्स ऑल वाला नहीं होगा, बल्कि हर इंसान के लिए उसके जीन्स के हिसाब से खास तौर पर तैयार किया जाएगा। आइए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है कि एक ही दवा किसी पर तो जादू की तरह काम करती है और किसी दूसरे पर या तो बेअसर रहती है या उससे भी बुरा, खतरनाक साइड इफेक्ट्स दे जाती है? आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या है इसके पीछे का राज? असल में इसका जवाब छिपा है दवा देने के हमारे पारंपरिक तरीके में, जिसे हम वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच कहते हैं। ये तरीका आप कह सकते हैं कि एक तरह से अंधेरे में तीर चलाने जैसा है, एक जोखिम भरा अंदाजे का खेल। अब जरा इन दो तरीकों को देखिए, इनमें जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है हमारा पुराना तरीका जो पूरी तरह से ट्रायल एंड एरर पर टिका है, जहां नतीजे क्या होंगे कोई नहीं जानता, और दूसरी तरफ है फार्माकोजेनोमिक्स का नया नजरिया जो सीधे आपके जेनेटिक ब्लूप्रिंट को पढ़कर सटीक और पर्सनलाइज्ड इलाज देता है। तो चलिए मेडिसिन के इसी नए दौर में कदम रखते हैं, जिसे कहते हैं फार्माकोजेनोमिक्स। और सच कहूं तो इसे सिर्फ दवाइयों का विज्ञान कहना ठीक नहीं होगा। ये एक तरह से आपका विज्ञान है, क्योंकि ये सब कुछ आपके बारे में है, आपकी जेनेटिक बनावट के बारे में। तो ये फार्माकोजेनोमिक्स है क्या भला? सीधी सी बात है, ये इस बात की स्टडी है कि हमारे जीन्स किसी दवा पर हमारे शरीर के रिएक्शन को कैसे तय करते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, फार्माकोलॉजी यानी दवाओं का विज्ञान और जीनोमिक्स यानी जीन्स का विज्ञान। अब ये सब सुनकर शायद आपको लग रहा होगा कि ये तो कोई बहुत ही खास चुनिंदा लोगों के लिए होगा, है ना? लेकिन असलियत कुछ और ही है। सच्चाई ये है कि ये कुछ चुनिंदा लोगों के लिए नहीं है, ये लगभग सभी के लिए है। और ऐसा क्यों है? इसका जवाब एक बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े में छिपा है, और वो आंकड़ा है 90%। जी हाँ, 90%। दुनिया के 90% लोगों के शरीर में कम से कम एक ऐसा जेनेटिक वेरिएंट होता है जो किसी न किसी दवा के असर को बदल सकता है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये विज्ञान हम में से लगभग हर एक इंसान से जुड़ा है। तो ये तो साफ हो गया कि ये चीज़ कितनी ज़रूरी है, पर सवाल ये उठता है कि ये असल में काम कैसे करता है। मतलब किसी की जीन्स की जानकारी को एक असरदार इलाज में बदला कैसे जाता है। देखिए, इसका प्रोसेस सुनने में जितना पेचीदा लगता है उतना है नहीं। सबसे पहले एक बहुत ही आसान सा जेनेटिक टेस्ट होता है, जैसे कि खून या लार का सैंपल। फिर उस सैंपल से मिली जेनेटिक प्रोफाइल को एनालाइज किया जाता है और इस ब्लूप्रिंट के आधार पर डॉक्टर बिल्कुल सही दवा और सही डोज चुन पाते हैं जो मरीज के लिए सबसे अच्छा काम करेगी। नतीजा जाहिर है बेहतर और तेज इलाज। और इसके फायदे तो देखिए कमाल के हैं। दवा का असर बढ़ जाता है, खतरनाक साइड इफेक्ट्स का डर लगभग खत्म हो जाता है और मरीज जल्दी ठीक होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इलाज एकदम सटीक हो जाता है। मतलब दवा सीधे उन प्रोटीन्स और एंजाइम्स पर असर करती है जो असल में समस्या की जड़ हैं। लेकिन जैसा कि हर नई और क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी के साथ होता है, इसके रास्ते में भी कुछ चुनौतियां हैं।
तो चलिए अब 1 मिनट के लिए तस्वीर का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं और समझते हैं कि इस राह में क्या बाधाएं हैं। इस राह में फिलहाल 3 बड़ी रुकावटें हैं। पहली है इसकी जटिलता, मतलब लाखों जेनेटिक वेरिएशंस को समझना कोई बच्चों का खेल नहीं है। दूसरी, कभी-कभी किसी की जेनेटिक प्रोफाइल के लिए इलाज के ऑप्शन ही बहुत कम होते हैं। और तीसरी, और शायद सबसे बड़ी चुनौती है लागत। छोटे-छोटे जेनेटिक ग्रुप्स के लिए खास दवाएं बनाना कंपनियों के लिए बहुत महंगा सौदा हो सकता है। पर अच्छी खबर ये है कि इन चुनौतियों से तेजी से पार पाया जा रहा है। मिसाल के तौर पर जेनेटिक टेस्टिंग को ही ले लीजिए। जो चीज़ कभी बहुत ज़्यादा महंगी हुआ करती थी, आज वो सिर्फ $200 से $500 में हो जाती है। तो ये तकनीक अब धीरे धीरे आम लोगों की पहुंच में आ रही है। तो क्या ये सब सिर्फ भविष्य की बातें हैं या असल जिंदगी में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है? जवाब है बिल्कुल हो रहा है। आइए देखते हैं कि आज की तारीख में ये तकनीक कहाँ-कहाँ सच में असर दिखा रही है। आज कई बड़ी मेडिकल फील्ड्स में इसके नतीजे साफ दिख रहे हैं। जैसे कार्डियोलॉजी में वारफेरिन जैसे ब्लड थिनर्स की सही डोज तय करने में ये बहुत मददगार है। साइकियाट्री में एंटी डिप्रेसेंट्स के खतरनाक साइड इफेक्ट्स से मरीजों को बचाया जा रहा है। और कैंसर के इलाज यानी ऑन्कोलॉजी में तो ये एक गेम चेंजर साबित हो रही है, जिससे कीमोथेरेपी ज्यादा असरदार और सुरक्षित बन रही है। तो कुल मिलाके कहानी ये है कि दवाइयों की दुनिया वन साइज फिट्स ऑल से निकलकर वन साइज फिट्स वन की तरफ बढ़ रही है। और ये सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव नहीं, ये इलाज की दुनिया में एक पूरी क्रांति है। और अब जाने से पहले एक सवाल आपके लिए। आज के हमारी चर्चा के आधार पर ये बताइए, जीनोमिक स्टडीज के हिसाब से कितने प्रतिशत लोगों में कम से कम एक ऐसा जेनेटिक वेरिएंट होता है जो किसी दवा पर उनके शरीर के रिएक्शन को बदल सकता है? आपके ऑप्शंस हैं ए लगभग 25%, बी लगभग 50% या सी लगभग 90%। अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।